स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज हम देखेंगे क्लास 12th के लिए हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर केमिस्ट्री का होगा। केमिस्ट्री हम देखेंगे चैप्टर 11 जो कि है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर से संबंधित। और इसी चैप्टर की जो न्यू क्वेश्चन बैंक है इसमें संपूर्ण प्रश्न हल सहित उत्तर के साथ में इसमें देखने वाले हैं। और ये प्रश्न बैंक जो है ये एमपी विमर्श पोर्टल द्वारा संशोधित प्रश्न बैंक जो जारी की गई है ये वही है। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके प्रश्नों और उत्तर के साथ। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो यह सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो चैप्टर है हमारा कितने अंक का है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो चैप्टर इसमें 10 लिखा है जो कि अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के नाम से है। 7 अंक इस पर आवंटित हैं और यहाँ पर 2-2 अंक के 2 प्रश्न रहेंगे और 3 अंक का 1 प्रश्न रहेगा। कुल प्रश्नों की संख्या इसमें 3 होगी। और ये इस चैप्टर से कौन सा टॉपिक, कौन सा पोर्शन हटाया गया है वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 11 नंबर दे रखा है, तो इसलिए मैंने भी चैप्टर का नाम यहाँ पर 11 ही रखा है। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर से संबंधित इसमें यूजेस विद स्पेशल रेफरेंस टू मेथनॉल एंड एथेनॉल, ये वाला पोर्शन जो है ये इसमें से हटा दिया गया है। अब हम देखते हैं इसके प्रश्नों को और समझते हैं इसके उत्तरों को। तो फर्स्ट में यहाँ पर एक नजर सभी प्रश्नों पर डाल देते हैं। 2 अंक के 2 प्रश्न दिए थे, एक प्रश्न इसमें से गायब है जो कि यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, यानी कि दिया ही नहीं है, सिर्फ नंबर 2 डाल दिया है। तो कास्ट स्प्लिट किसे कहते हैं, 2 अंक का प्रश्न। यहाँ पर 3 अंक के प्रश्न में है अल्कोहल का विकृतीकरण किसे कहते हैं, किण्वनीकरण की क्रिया को समझाइए। और इसी के साथ में अल्कोहल के विकृतीकरण किसे कहते हैं, किण्वनीकरण की क्रिया को समझाइए। अल्कोहलों के क्वथनांक संगत ईथरों से उच्च होते हैं क्यों, और अल्कोहल की अपेक्षा फिनॉल अधिक अम्लीय होता है क्यों। इसी के साथ में निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए, कोल्वे, युग्मन, राइमर-टीमन। और अगला क्वेश्चन आता है डाई एथिल ईथर के कोई 3 उपयोग लिखिए, फिनॉल अल्कोहल में अंतर स्पष्ट कीजिए, विलियम संश्लेषण ईथरीकरण विधि क्या है इसे समझाइए। और कुछ अभिक्रियाएं दे रखी, इनका केवल हमें रासायनिक समीकरण लिखना है। तो चलिए और देखते हैं इसके सभी प्रश्नों के उत्तर। एक सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, कास्ट स्प्लिट किसे कहते हैं। तो देखिए कास्ट स्प्लिट का मतलब होता है, कास्ट मतलब होता है लकड़ी, ठीक है, और लकड़ी का स्प्लिट। तो कास्ट स्प्लिट क्या होता है, तो मेथनॉल जो होता है इसी को कहा जाता है कास्ट स्प्लिट, और इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3OH, ठीक है, ये होता है कास्ट स्प्लिट। अब देखिए इसे कास्ट स्प्लिट कहने का जो कारण है वो क्या है, क्योंकि इसे बनाते हैं लकड़ी के भंजक आसवन के द्वारा प्राप्त किया जाता था और इसीलिए इसे कास्ट स्प्लिट भी ये कहलाता था, ठीक है, कहलाता है। अब यदि हम औद्योगिक स्तर पर यदि इसकी बात करते हैं तो मेथनॉल का औद्योगिक उत्पादन जो है ये उच्च तापदाब पर कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्प्रेरक की हाइड्रोजनीकरण के द्वारा किया जाता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो मिश्रण होता है इसे 573 केल्विन ताप पर और 200 वायुमंडलीय ताप पर उत्प्रेरक कॉपर, जिंक, क्रोमियम के ऑक्साइड पर प्रवाहित करके भी मेथनॉल जो है ये बनता है। तो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं औद्योगिक स्तर पर और एक यदि हम देखते हैं सामान्य रूप से, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड और 2H2 है इससे इसे बनाया जा रहा है। कॉपर ऑक्साइड उत्प्रेरक का उपयोग इसमें किया जा रहा है। तो 2 अंक का प्रश्न है, तो आपको इतना बड़ा नहीं लिखना है, सिर्फ इसे परिभाषित कर देना है किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, अल्कोहल के विकृतीकरण किसे कहते हैं या अल्कोहल का विकृतीकरण क्या होता है। तो देखिए अल्कोहल जो होता है जब उसके अंदर किसी प्रकार के परिशोधित अल्कोहल के अंदर पीने से अयोग्य बनाना है, मतलब उसको पीने के काम में नहीं लेना है, उसे पीने से अयोग्य करना है, तो उसे बनाने के लिए उसमें मेथनॉल, रंजक, पिरिडीन जैसे कुछ ऐसे क्षारक या क्षार मिला दिए जाते हैं जिससे वो पीने योग्य नहीं रहता है और उसी को कहा जाता है विकृतीकृत अल्कोहल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, किण्वनीकरण की क्रिया को समझाइए। देखिए किण्वन क्या होता है, तो किण्वन जो होता है शर्करा या कुछ ऐसे जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं और उन्हीं कार्बनिक यौगिकों का एंजाइम की सक्रियता के द्वारा सरल यौगिकों में धीमा अपघटन किण्वन कहलाता है। तो जो भी जटिल कार्बनिक यौगिक हैं उनको हम एंजाइमों की सहायता से सरल यौगिकों में तोड़ेंगे और उसी को कहते हैं किण्वन, और ये एक धीमी प्रक्रिया होती है। चलिए जो उदाहरण देखते हैं, जैसे सीरा जो होता है जिसे हम सुक्रोज भी कहते हैं। तो सुक्रोज एक जटिल यौगिक है, बड़ा यौगिक है और सिरे से प्राप्त होता है। तो पहले इसे ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में एंजाइमों से तोड़ा जाता है, इन्वर्टेज के द्वारा परिवर्तित किया जाता है और फिर इसे जाइमेज एंजाइम की सहायता से इसी ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल और CO2 में परिवर्तित किया जाता है।
तो एंजाइम इन्वर्टेज एंजाइमेट जो होते हैं ये ईस्ट से प्राप्त होते हैं। और इसकी कुछ समीकरणों को देखते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर जो C12H22O11 जो सुक्रोज है, इसे जल अपघटित किया जा रहा है इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, जो कि ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में ये अपघटित हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर उसके दो टुकड़े हुए। अब हम देखते हैं इन्हीं टुकड़ों से और भी छोटे टुकड़ों में इन्हें अपघटित किया जा रहा है, जैसे ग्लूकोज है तो जाइमेज की उपस्थिति से इसे परिवर्तित किया जा रहा है एथिल अल्कोहल में और CO2 में। अब यदि आप देखें एथिल अल्कोहल और CO2, तो ये इस सुक्रोज की अपेक्षा सरल यौगिक हैं, यानी कि छोटे यौगिक हैं। यहाँ पर 12 कार्बन एक साथ हैं, यहाँ पर सिर्फ 2 कार्बन है। तो इस प्रकार से ये जो अपघटन है इसी को हम कहते हैं किण्वन की प्रक्रिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसे समझा सकते हैं। तो इससे एथिल अल्कोहल का निर्माण किण्वन के द्वारा किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अल्कोहल के क्वथनांक जो होते हैं संगत ईथरों से उच्च होते हैं, क्यों, समझाना है। तो देखिए अल्कोहल और ईथर यदि हम दोनों की बात करते हैं, इनके क्वथनांक उच्च होते हैं, क्यों। तो चलिए समझते हैं। अब इसे समझने से पहले सबसे पहले आप अल्कोहल को समझिएगा कि अल्कोहल जो होता है, तो अल्कोहल का एक सामान्य सूत्र जो हम लिखते हैं, जिसे हम लिखते हैं C2H5OH। ठीक है ना। अब इसका यदि अणुसूत्र बनाते हैं तो इसका अणुसूत्र बन जाता है C2H6O, ये इसका अणुसूत्र होता है। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर देख लेते हैं ईथर को। तो ईथर जिसे हम मेथॉक्सी मीथेन भी कहते हैं और इसे ईथर के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर इसका अणुसूत्र जो होता है वो संरचना सूत्र इस प्रकार से हम लिख सकते हैं CH3O और इसका अणुसूत्र बनाते हैं तो ये भी बनता है C2H6O। अब यदि यहाँ पर आप देखें तो इस ईथर में और इस अल्कोहल में बराबर कार्बन है, बराबर हाइड्रोजन है, बराबर ऑक्सीजन है, यानी कि सब कुछ अणुसूत्र के हिसाब से देखते हैं तो सभी प्रकार के तत्व इसमें बराबर हैं। अब आते हैं हम प्रश्न पर। देखिए अल्कोहल ये हो गया, ठीक है, इसका क्वथनांक संगत ईथर। अब इसी के संगत ईथर ये है जो डाइमेथिल ईथर है, यहाँ पर ये इसका संगत ईथर है, जिसका अणुसूत्र यदि हम देखें तो बराबर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब कुछ बराबर है इसमें, तो ईथरों से उच्च है। अब देखिए अल्कोहल जो है इसका क्वथनांक ज्यादा है और इसका क्वथनांक कम है। समझते हैं कारण को। तो अल्कोहल के जो अणु होते हैं इनके मध्य में होता है हाइड्रोजन बंध या हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ C2H5OH का एक अणु और ये इसका दूसरा अणु, ये इसका तीसरा अणु, और इनके बीच में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर H बंध जो है वो एक अणु से दूसरे अणु के बीच में हाइड्रोजन बंध बन रहा है। ठीक है, फिर इसी प्रकार से दूसरे और तीसरे अणु के बीच में भी यहाँ पर H बंध बन रहा है, ये बन रहा है। ठीक है, तो ये एथेनॉल के अणु में हाइड्रोजन बंधों से जुड़ा होने के कारण से उन्हें अलग अलग करने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब कि इसके अणु जल्दी से वाष्पित नहीं होंगे क्योंकि इसका क्वथनांक ज्यादा होगा, ज्यादा ऊर्जा देंगे तब ये टूटेंगे एक अणु दूसरे अणु से और तब ये अलग अलग हो पाएंगे। और इसी कारण से एथेनॉल का जो क्वथनांक होता है वो मेथॉक्सी मीथेन, जिसे हम ईथर कहते हैं, C2H6O या CH3OCH3 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसी का नाम मेथॉक्सी मीथेन है। ठीक है, तो इसकी तुलना में अधिक होता है। तो इस प्रकार से हम सीधी सरल शब्दों में कहें तो अल्कोहल में हाइड्रोजन बंध होता है जिसकी वजह से उसका क्वथनांक ज्यादा होता है और ईथर में ये बंध नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम समझा सकते हैं इस बात को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अल्कोहल की अपेक्षा जो फिनॉल होता है वो अधिक अम्लीय होता है, क्यों। देखिए कारण समझते हैं इसका। तो फिनॉल जो होता है जिसका सूत्र हम लिखते हैं C6H5OH, ये होता है फिनॉल। ठीक है, अब ये फिनॉल जो होता है जब ये अपने पास एक प्रोटॉन को त्याग देता है, यानी कि इसमें से OH में से H को निकाल देता है प्रोटॉन के रूप में, तब यहाँ पर C6H5O बचता है और इसे संरचना में यदि देखें तो ये इसकी संरचना होती है और इसे हम कहते हैं फिनॉक्साइड। तो फिनॉल से प्रोटॉन निकलने के पश्चात बना फिनॉक्साइड आयन, तो ये बन जाता है फिनॉक्साइड आयन। अब देखिए फिनॉल अल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है क्योंकि फिनॉल के द्वारा प्रोटॉन त्यागने के पश्चात शेष फिनॉक्साइड आयन अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, जबकि इथाक्साइड आयन में नहीं, मतलब कि अल्कोहल में ऐसा नहीं होता है।
तो इसी वजह से ये स्थायी भी हो जाता है और ये फिनोल जो होता है प्रोटॉन त्याग देता है, यानी कि H पॉजिटिव आयन त्याग देता है, और अम्ल की विशेषता होती है कि वो प्रोटॉन दाता होते हैं। तो इस प्रकार से इसमें से H आयन प्रोटॉन निकलने की वजह से ये अम्लीय होता है और इसका जो आयन होता है फिनॉक्साइड वो भी स्थायी बन जाता है। तो ये 3 अंक में हम इसको इस प्रकार से समझा सकते हैं। मैंने बहुत सटीक उत्तर यहाँ पर निकालने की कोशिश की है और वही आपको दिया, नहीं तो ये उत्तर थोड़ा सा और बड़ा भी था, पर 3 अंक के हिसाब से ही मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है, निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए। इसमें समझाना है कोल्बे स्मिट अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया और रायमर-टीमन अभिक्रिया को। तो फर्स्ट में आती है कोल्बे अभिक्रिया। देखिए कोल्बे अभिक्रिया थोड़ी सी यहाँ पर लंबी प्रोसेस में समझाई गई है। मैं आपको कहाँ से सॉर्ट करना है वो भी इसमें बता देता हूँ, है ना। तो देखिए कोल्बे अभिक्रिया जो है ये फिनॉल के सोडियम लवण अर्थात सोडियम फेनॉक्साइड को, तो जैसे ये फिनॉल है, फिनॉल की हम NaOH से क्रिया करवाते हैं तो ये बन जाता है सोडियम फेनॉक्साइड। तो आप चाहे तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं, इसे 1 नंबर यहाँ से अभिक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। ये तो ये बताया है कि सोडियम फेनॉक्साइड कैसे बनता है, तो जब फिनॉल की क्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तो उससे सोडियम फेनॉक्साइड बनता है, और फिर इस सोडियम फेनॉक्साइड को हम लेते हैं और 400 केल्विन ताप पर 4 से 7 वायुमंडलीय दाब पर CO2 के साथ इसे गर्म करते हैं। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं CO2 के साथ में सोडियम फेनॉक्साइड को गर्म। तो ये गर्म करने पर ऑर्थो के स्थान पर कार्बोक्सिलिक समूह का प्रवेश होता है तथा मुख्य उत्पाद के रूप में सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर जब हम इसकी क्रिया करवाते हैं तो इसके अंदर जो OCOONA और इसी में थोड़ा सा पुनर्विन्यास रीअरेंजमेंट होता है और फिर ये परिवर्तित हो जाता है सोडियम सिलिकेट में। देखिए सोडियम सिलिकेट यहाँ पर ये उत्पाद इसमें प्राप्त हो गया। अब इसी उत्पाद में आगे चेंजेस होते हैं और यहाँ पर देख पा रहे हैं हम इसमें बेंजोइक अम्ल COOH समूह यहाँ पर ऑर्थो स्थान पर प्रवेश करता है, ये प्रवेश करता है। और जब हम सोडियम सिलिकेट को अम्लीकृत करते हैं, ठीक है, जो देखिए सोडियम सिलिकेट प्राप्त हुआ और इसे अम्लीकृत करने पर जब हम इसे अम्लीकृत करते हैं यहाँ पर तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल जिसे हम सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं ये इसमें प्राप्त होता है और यही अभिक्रिया कोल्बे कहलाती है। तो देखिए आप सीधे क्या करेंगे, आप चाहें तो सोडियम फेनॉक्साइड और इसी से बना देना ये और इससे बना देना ये। तो ये चीजें थोड़ी सी बीच की, ये फर्स्ट और ये आपके लिए कम हो जाएगी और इन दो को आप थोड़ा सा इसमें कम कर सकते हैं, ठीक है। 3 अंक के हिसाब से थोड़ी सी इस प्रकार बना देना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है युग्मन अभिक्रिया क्या है। तो युग्मन अभिक्रिया जो होती है इसे हम कपलिंग रिएक्शन भी कहते हैं। क्षार की उपस्थिति में डाईएजोनियम क्लोराइड, तो देखिए ये है डाईएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन के साथ में जब N2 और Cl आयन के रूप में जुड़े हैं तब इसे हम कहते हैं डाईएजोनियम क्लोराइड, और के साथ में उपचार किए जाने पर फिनॉल। तो यहाँ देख पा रहे हैं ये तो है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड और ये है फिनॉल और ये लिया हमने क्षार। तो क्षार के साथ में फिनॉल बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के साथ में जब उपचारित करते हैं इसको तो यहाँ पर एक रंजक पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनाता है। तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन एक प्रकार का रंजक है और देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि जो Cl है सिर्फ ये हटा है, दोनों जो N थे वो N इस बेंजीन के इस हिस्से से और इसके इस हिस्से से यहाँ पर जोड़ दिए, वो H वैसा का वैसा इसमें लगा है तो Na और Cl के रूप में ये चीज यहाँ से बाहर हो जाएगी, लेकिन Cl आयन इसमें से हट रहा है सिर्फ, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो अभिक्रिया होती है इसे हम युग्मन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं जिसमें कि एजोबेंजीन बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है रायमर-टीमन अभिक्रिया। रायमर-टीमन अभिक्रिया जो है ये भी थोड़ी सी यहाँ पर एक मध्यवर्ती उत्पाद के रूप में यहाँ पर दिखा दिया है। आप चाहें तो इसे मध्यवर्ती को हटा सकते हैं क्योंकि 3 अंक का प्रश्न है तो आप समीकरण सिर्फ इसमें दे सकते हैं। देखिए रायमर-टीमन अभिक्रिया, अब 3 समीकरण है 3 अंक के प्रश्न में, तो एक नंबर में आपको लिखना है, तो 1 नंबर के हिसाब से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। फिनॉल के सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जब क्लोरोफॉर्म के साथ में अभिक्रिया होती है, तो ये है क्लोरोफॉर्म, ये है फिनॉल और इसकी अभिक्रिया यहाँ पर NaOH क्षार की उपस्थिति में हो रही है, तो बेंजीन में CHO समूह ऑर्थो स्थिति पर प्रवेश कर जाता है और यह अभिक्रिया रायमर-टीमन अभिक्रिया
कहलाती है। अब देखिए ये जब हम क्लोरोफॉर्म की क्रिया फिनॉल के साथ करते हैं तो इसमें एक मध्यवर्ती उत्पाद बनता है जो कि यहाँ पर दिख रहा है। फिर इसी मध्यवर्ती उत्पाद में आगे परिवर्तन हो करके और फिर इसमें परिवर्तन हो करके अंत में यहाँ पर हमें प्राप्त होता है ऑर्थो स्थान पर CHO समूह और ये OH जिसे हम कहते हैं सैलिसैल्डिहाइड। और यही ऑर्थो के बाद में आगे जाकर के पैरा पोजीशन पर चला जाता है। तो इसमें आगे हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये OH अब ये ऑर्थो पर था और फिर यहाँ पर CHO समूह को यहाँ जोड़ देते हैं तो ये पैरा पोजीशन पर चला जाएगा आगे जाकर के। ठीक है, तो आप इसमें ये 2 स्टेप कम कर सकते हैं, एक इसे और एक इसे। सीधा आप यहाँ से पहुंचे यहाँ पर और फिर इसे पहुंचाएं यहाँ पर, ऑर्थो से पैरा पर। इस प्रकार 1 अंक का प्रश्न इसमें कंप्लीट हो जाएगा, जो 3 अंक में 3 रिएक्शन मिलेंगे हमें, उस हिसाब से मैंने सॉर्ट किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है डाईएथिल ईथर के कोई 3 उपयोग लिखिए। तो डाईएथिल ईथर जो होता है इसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने में वुड्स अभिक्रिया में इसे विलायक के रूप में, माध्यम के रूप में प्रयुक्त में लाते हैं। इसी के साथ में क्लोरोफॉर्म के साथ में मिला करके ईथर का प्रयोग शल्य चिकित्सा में भी करते हैं, निश्चित के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। थर्ड वाला देख सकते हैं, ईथर अल्कोहल को न्यूट्रलाइट भी कहते हैं और ये ईंधन के रूप में, पावर अल्कोहल के रूप में की भांति पेट्रोल के स्थान पर प्रयोग में लाया जाता है। इसका उपयोग प्रशीतक के रूप में भी कर सकते हैं। ईथर का उपयोग विलायक के रूप में भी होता है और ये वसा, रेजिन और अन्य कार्बनिक पदार्थों को सरलता पूर्वक घोल लेता है। तो इस प्रकार से कोई भी 3 उपयोग इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको ठीक लगते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिनॉल तथा अल्कोहल में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए फिनॉल जो होता है, फिनॉल और अल्कोहल, तो फिनॉल नाम से स्पष्ट है, फिनॉल एक गंध आती है, अल्कोहल में मीठी गंध आती है। फिनॉल होता है अम्लीय होता है, क्वेश्चन आपने देखा फिनॉल अधिक अम्लीय है अल्कोहल से, तो यह अम्लीय होता है, क्षारों में घुल करके लवण बनाता है। अल्कोहल जो होता है उदासीन होता है और क्षारों के साथ क्रिया नहीं करता है। फिनॉल का जब हम ऑक्सीकरण करवाते हैं तो इसमें एक फिनोक्विनोन एक रंगीन उत्पाद बनता है जो कि गुलाबी रंग का होता है। और यहाँ पर अल्कोहल जो होता है ये सरलता पूर्वक एल्डिहाइड और कीटोन में ऑक्सीकृत किया जा सकता है। तो इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो एक संकर रंगीन यौगिक बनेगा फिनोक्विनोन। ठीक है, और इसे करेंगे तो इसमें ये एल्डिहाइड और कीटोन में ऑक्सीकृत हो जाएगा। फेरिक क्लोराइड के साथ भी यह अभिलाक्षणिक रंग उत्पन्न करता है। फेरिक क्लोराइड के साथ ये कोई क्रिया नहीं करता। हैलोजन अम्ल के साथ क्रिया नहीं होती, ये एल्किल हैलाइड बना लेता है। PCl5 के साथ में ये ट्राई एरिल फास्फेट बनाता है और ये एल्किल क्लोराइड बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनमें कोई भी 3-4 अंतर इसमें से ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, विलियम अविरल ईथरीकरण क्या है समझाइए। तो देखिए विलियम संश्लेषण ईथरीकरण विधि नाम से यहाँ पर आपको हिंट मिल रही कि ये ईथर बनाने की विधि है और इसी को हम ईथरीकरण कहते हैं। तो ईथर किस प्रकार से बनाया जाता है इस विधि से समझते हैं। देखिए प्रयोगशाला की यदि हम बात करते हैं तो प्रयोगशाला विधि आप में से सिर्फ यहाँ पे आपको जो समीकरण है वो उपयोग में ले लेना है, चित्र वगैरह नहीं बनाना क्योंकि ये तो 5 अंक का प्रश्न था। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें इसमें थोड़ा सा सॉर्ट कर लेना है 3 अंक के हिसाब से। ठीक है, तो ये प्रयोगशाला विधि के रूप में हमें नहीं लिखना है। तो एथिल अल्कोहल की अधिक मात्रा में थोड़ा सा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाकर इस मिश्रण को 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। तो ये हमने लिया एथिल अल्कोहल, ये लिया H2SO4 और 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 140 के बीच में हम इसे गर्म कर सकते हैं। और जब हम इन्हें मिलाते हैं तो यहाँ पर एथिल अल्कोहल से जल का एक अणु जो होता है वो बाहर हो जाता है और H2SO4 जो होता है ये HSO3 के रूप में यहाँ पर जुड़ गया। देखिए यदि हम इस अभिक्रिया को देखते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं लिख कर दिखा रहा हूँ आपको, C2H5OH और ये OHSO3। ठीक है, मैंने H2SO4 को इस प्रकार से लिख दिया। तो यदि हम यहाँ से देखें तो ये H और ये OH मिलकर के एक इसमें एक H और लिखना है। ठीक है ना, ये HSO4 था, ये H2SO4। तो इस प्रकार से इसमें जल का अणु ये बाहर हो गया और C2H5O और HSO3। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर C2H5O HSO3H और ये जल का अणु बाहर हो गया। फिर इसी के साथ में हम एक और एथिल अल्कोहल का अणु लेते हैं और ये हमने लिया। अब यहाँ पर इस HSO4 से ये जो HSO3 जो होगा ये अपना H वापस ले लेता है
ये, ठीक है, ये अपना फिर से OH वापस ले लेता है और C2H5O C2H5, इस प्रकार से ये ईथर बन जाता है और ये H2SO4 फिर से बन गया। तो देखिए इस प्रकार H2SO4 जो होता है उसकी थोड़ी सी मात्रा हम स्टार्टिंग में मिलाते हैं ना, तो वही बार बार उपयोग में आती रहती है। फिर ये H2SO4 अगले वापस इसी पद में काम में आ जाएगा, फिर इसमें से ईथर बना देगा। तो इस प्रकार H2SO4 के द्वारा यहाँ पर थोड़ी सी मात्रा के द्वारा लगातार ईथर का निर्माण किया जाता रहता है और इसी कारण से इस विधि को कहते हैं सतत ईथरीकरण विधि, मतलब लगातार इसमें ईथर प्राप्त होता रहता है। अब यदि इन दोनों समीकरणों को हम याद नहीं रख पाते हैं तो हम इसके लिए एक समीकरण के रूप में दो अणु एथिल एल्कोहल लें, H2SO4 लें और ईथर बना दें और एक जल का अणु निकाल दें, तो इस प्रकार से भी इसे लिखा जा सकता है। तो दो समीकरण लिखें तो इस प्रकार से लिखें, एक लिखें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए, तो ये हो जाएगी हमारी सतत ईथरीकरण विधि। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो फर्स्ट है यहाँ पर प्रोपेन 1 ऑल का क्षारीय KMnO4 के द्वारा ऑक्सीकरण। तो समझते हैं प्रोपेन 1 ऑल का क्षारीय KMnO4 विलीन के द्वारा ऑक्सीकरण। तो देखिए यहाँ पर लिया है प्रोपेन 1 ऑल, ये है प्रोपेन 1 ऑल, जहां पर 3 कार्बन है प्रोपेन होगा और OH जो है एल्कोहल वाला समूह है, और यहाँ पर OH जो होता है इसका यदि हम IUPAC नाम देखें तो इसमें अल लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण यदि हम इसका देखते हैं तो प्रोपेन 1 अल का जब ऑक्सीकरण करवाते हैं तो यहाँ पर से आपको ये H2 निकाल देना है फर्स्ट स्टेप में, तो ये H2 निकल गया है, ठीक है। अब ऑक्सीकरण जो होता है उसमें हम धन विद्युत तत्व को बाहर निकालते हैं या ऋण विद्युत को जोड़ लेते हैं, ऑक्सीजन या ऋण विद्युत को। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन को इसमें से बाहर कर दिए, तो बाहर जब हम करेंगे तो CH3 CH2 और ये हो जाएगा COHO प्रोपेनल, ठीक है। तो ये बन गया प्रोपेनल। अब यदि हम इसका फिर पुनः ऑक्सीकरण करवाते हैं तो देखिए यहाँ पर जो प्रोपेनल है ना, इसी में आपको और ऑक्सीजन को जोड़ देना है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीकरण है, हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीकरण है। तो इसी में हम एक ऑक्सीजन और मिला देंगे यहाँ पर, तो देखिए प्रोपेनोइक अम्ल में ये परिवर्तित हो गया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर प्रोपेन 1 ऑल का ऑक्सीकरण करके प्रोपेनोइक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर फिनॉल के साथ CH2MbR में, तो ये अधूरी थी यहाँ पर अभिक्रिया, तो इससे मैंने सही रूप में यहाँ पर लिखा है ब्रोमीन के CH2 में फिनॉल के साथ में अभिक्रिया लिखिए। इस प्रकार का ये प्रश्न था। अब देखिए यहाँ पर जब हम फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ में करवाते हैं CH2 की उपस्थिति में, तो यहाँ पर ब्रोमोफिनॉल बनता है। तो फर्स्ट में 2 Br हैं तो यहाँ से एक H निकलेगा, जिस जगह पर हम एक Br जोड़ेंगे वो HBr बन के यहाँ बाहर हो जाएगा, और ब्रोमो जो होगा पहले ऑर्थो पर जोड़ना है और फिर आगे ये पैरा पर चला जाता है, तो ये बन जाएगा पैरा ब्रोमोफिनॉल। तो इस प्रकार से इसकी अभिक्रिया हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आता है तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ फिनॉल की अभिक्रिया। तो फिनॉल की जब हम तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ पर इसे हम लिख लेते हैं HONO2, नाइट्रिक अम्ल को इस प्रकार से लिख देंगे, जिस जगह पर हम NO2 समूह को जोड़ेंगे वहां से H निकलेगा, वो H और ये OH मिलकर के H2 बना देंगे और NO2 समूह उस जगह पे जा करके इस प्रकार से लग जाएगा। तो ये बन गया ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, और आगे फिर ये चला जाता है कहां पर, पैरा पर, तो ये बन जाएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल और प्लस ये H2O, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये ना समझे कि ये तो 2 फिनॉल हो गए, 2 फिनॉल के अणु, तो इसी में आगे परिवर्तन हो रहा है, पुनर्विन्यास हो रहा है और फिर ये पैरा पर चला जाएगा। तो हमारा अंतिम प्रोडक्ट इसमें पैरा नाइट्रोफिनॉल होगा। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को यहाँ पर हल कर लेंगे। तो यहाँ पर आज के जो भी क्वेश्चन हमारे थे ये समाप्त तो होते हैं, और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके बताइएगा, और वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं जल्दी ही एक और अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।